बच्चों, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी लेसन के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज ए हार्ट वार्मिंग पेन पोर्ट्रेट ऑफ राइटर्स ग्रैंड मदर हु ब्रॉट हिम अप। यानी जो ये पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी लेसन है, ये राइटर खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर यानी दादी का उन्होंने एक पेन पोर्ट्रेट बनाया यानी शब्द चित्र बनाया है। और ये शब्द चित्र हार्ट वार्मिंग यानी आनंद की अनुभूति देने वाला है, बहुत ही सुखद पेन पोर्ट्रेट बनाया है। और उनकी ग्रैंड मदर ने उनको ब्रॉटअप यानी उनका पालन पोषण किया। हर सिंप्लिसिटी एंड ब्यूटी लेफ्ट एन इनडेलिबल इम्प्रिंट ऑन राइटर्स माइंड। हर यानी ग्रैंड मदर, जो राइटर हैं उनकी ग्रैंड मदर की सिंप्लिसिटी यानी उनकी सादगी एंड ब्यूटी और उनकी सुंदरता ने राइटर के माइंड, राइटर कौन है, खुशवंत सिंह के मस्तिष्क पर एक इंडेलिबल का मतलब होता है अमिट, कभी ना मिटने वाला, इम्प्रिंट यानी निशान छोड़ा है। ही एक्सप्लेन्स हर अपीयरेंस विच हेल्प्स टू क्रिएट एन इमेज इन द रीडर्स माइंड। राइटर खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर की अपीयरेंस को, उनकी जो कद काठी है, उनका व्यक्तित्व है, उसकी एक इमेज शब्दों के द्वारा बनाते हैं और वो उनका चित्र जो भी लेसन को पढ़ते हैं तो उनके मस्तिष्क में और मन में उभर आता है। तो इसीलिए ये लेसन है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसमें कि शब्दों के द्वारा ऑथर ने अपनी ग्रैंड मदर का पोर्ट्रेट बनाया है, पेन पोर्ट्रेट है ये। और अब हम शुरू करते हैं लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का सेकंड पार्ट, जहाँ पर राइटर और ग्रैंड मदर के बीच में सेपरेशन यानी अलगाव बढ़ता जाता है। गांव में जहाँ पर दोनों एक साथ स्कूल जाया करते थे, आया करते थे, लेकिन यहाँ पर ऑथर को एक मोटर बस से स्कूल भेजा जाने लगा और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था जहाँ पर कि वेस्टर्न साइंस की बातें बताई जाती थी जो दादी को समझ नहीं आती थी। और दादी इसलिए भी डिस्टर्ब रहती थी कि इस स्कूल में गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती है। When I went to university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय में पढ़ने गया तो मुझे अपना कमरा दिया गया, एक अलग से कमरा दिया गया, माई ओन यानी स्वयं का। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। स्नैप्ड का मतलब टूट जाना, कट जाना, ब्रोकन। और एक और वर्ड है कर्टेल, CURTAIL। तो मेरे और मेरी दादी के बीच में एक फ्रेंडशिप की जो कॉमन लिंक थी, कौन सी कॉमन लिंक थी कि अभी तक दोनों एक ही रूम शेयर करते थे, लेकिन जब राइटर यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए तो उनको अपना रूम अलग दे दिया गया। तो जो फ्रेंडशिप की कॉमन लिंक थी वो भी टूट गई, वो भी स्नैप्ड हो गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। मेरी ग्रैंड मदर ने, ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है और जहाँ पर हमने लेसन पढ़ना शुरू किया था वहाँ पर इसके मीनिंग को इन्फर करने के लिए यानी गैस करने के लिए कहा गया था। तो मेरी ग्रैंड मदर ने अपने सेक्लूजन का मतलब अलगाव को, एकांत को एक्सेप्ट यानी स्वीकार कर लिया विद रेजिग्नेशन। वैसे तो रेजिग्नेशन का मतलब त्यागपत्र होता है, लेकिन यही है इस कॉन्टेक्स्ट में रेजिग्नेशन का मतलब है विदाउट कंप्लेंट, बिना शिकायत के। मेरी दादी ने इस अलगाव को, इस सेक्लूजन को, कौन से सेक्लूजन को, कि जब राइटर यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए तो दादी को लेखक से अलग कमरा दे दिया गया, यानी दोनों के कमरे अलग अलग कर दिए गए। तो मेरी ग्रैंड मदर ने इस सेक्लूजन को विद रेजिग्नेशन यानी बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। दादी हमेशा अपने स्पिनिंग व्हील यानी चरखे पर ही काम करती रहती थी एंड रेयरली और बहुत ही कम किसी से बात करती थी। स्पिनिंग व्हील ये भी हम आगे चल के एक छोटा सा वीडियो में समझेंगे कि स्पिनिंग व्हील कैसा होता है। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। फ्रॉम और टू ये प्रीपोजिशन है,
जो कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के लिए यूज़ होते हैं। फ्रॉम का मतलब से, कब से, सनराइज यानी सूर्योदय से, कब तक, सनसेट यानी सूर्यास्त तक। दादी अपने स्पिनिंग व्हील के पास ही बैठती और उसको चलाती रहती। एंड रिसाइटिंग प्रेयर, रिसाइट का मतलब गुनगुनाना, अटरिंग, UTTERING, अटरिंग यानी बुदबुदाना, नॉट क्लियरली हर्ड, जिनको कि साफ साफ जो सुनाई ना दे, तो वो ऐसे ईश्वर के भजन गुनगुनाती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज। दोपहर में थोड़ी देर के लिए, फॉर ए वाइल यानी थोड़ी देर के लिए वो आराम करती, रिलैक्स यानी रेस्ट करना, आराम करना। और उस आराम के समय में भी क्या करती थी वो, फीड द स्पैरोज। स्पैरो घरेलू चिड़िया जिसको गौरैया कहते हैं, इसको भी अभी हम छोटा सा वीडियो देखेंगे। तो उस समय में वो उनको खाना खिलाती। While set in the veranda, breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. जब वो बरांडे में, वरांडा यानी बरामदे में बैठती और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े, लिटिल बिट्स है ना, छोटे छोटे टुकड़े वो करती, तो उस समय हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया, कौन सी चिड़िया, स्पैरोज, कलेक्टेड राउंड हर, उसके चारों तरफ, राउंड यानी चारों ओर, कलेक्ट यानी इकट्ठी हो जाती। और एक वेरिटेबल, वेरिटेबल यानी रियल, बिल्कुल सच्चा, जिसमें कोई कल्पना नहीं, बेडलम, बेडलम का मतलब होता है शोरगुल का वातावरण, ऑफ चर्पिंग्स, और ये शोरगुल किसका होता, चर्पिंग यानी चहचहाने का। वेरिटेबल, वेरिटेबल का मतलब रियल, सच्चा, नॉट फॉल्स, जो झूठा ना हो, अनरियल ना हो, और इमेजिनरी यानी काल्पनिक ना हो। बेडलम, बेडलम का मतलब शोरगुल का वातावरण। ये भी अब हम आगे चल के एक छोटी सी स्लाइड में समझेंगे। तो जब वो चिड़ियों को रोटी के टुकड़े खिलाती तो उसके चारों तरफ वो बर्ड्स इकट्ठी हो जाती और बिल्कुल ऐसा लगता कि चारों तरफ शोरगुल का वातावरण उनकी चहचहाट के कारण हो जाता था। जैसे कि स्कूल में कोई फंक्शन हो, फंक्शन शुरू होने के पहले होता है ना, एकदम ऐसा माहौल जिसमें कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न हो, कुछ समझ नहीं आता, तो उसको कहते हैं बेडलम। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स। सम केम, ये सम कौन है, कुछ गौरैया यानी स्पैरोज आती और उसकी लेग्स यानी पैरों पर पर्च्ड बैठ जाती। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके कंधों पर भी बैठ जाती। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ कुछ स्पैरोज तो उसके सिर पर भी बैठ जाती। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड दैम अवे। दादी स्माइल देती, मुस्कुराती उनको देखकर, लेकिन कभी भी, शू का मतलब होता है आवाज करके भगाना, लेकिन कभी भी उनको भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। ये समय जो आधा घंटे का समय होता था वो दादी के लिए सबसे अच्छा, सबसे जब वो खुश रहती थी वो वाला समय होता था। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा समय दादी के लिए सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला होता था, तो वो समय जब वो अपने वरांडे में बैठकर चिड़ियों को ब्रेड के लिटिल क्रम्स खिलाती थी, छोटे छोटे टुकड़े खिलाती थी, और चिड़िया उसके साथ में वहाँ पर शोरगुल करती थी, कुछ उसके पैर पर, कुछ कंधे पर और सिर पर बैठ जाती थी। तो ये जो टाइम होता था, इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. अब लेखक ने, ऑथर ने एब्रॉड, एब्रॉड यानी देश के बाहर जाने का निश्चय किया। क्यों किया? फॉर फर्दर स्टडीज़, आगे के अध्ययन के लिए। फर्दर यानी भविष्य के, स्टडीज़ यानी अध्ययन के लिए। आई वॉज श्योर, मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी ये न्यूज़ सुनकर अपसेट यानी डिस्टर्ब हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years.
मैं 5 साल के लिए जाने वाला था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और जो दादी की एज थी उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। क्या नहीं कह सकता? कि 5 साल बाद दादी मुझे मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। दादी की एज से नोबडी कुड प्रिडिक्ट, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, वो कह सकती थी। एंड शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, और मेरे जाने की खबर सुनकर वो सेंटिमेंटल यानी इमोशनल, भावुक भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई, बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं की, और शो एनी इमोशन, और कोई भावुकता भी नहीं दिखाई। देखिए पूरे जो सेंटेंसेस है वो लगभग पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट में है। तो यहाँ पर आप ग्रामर को भी अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में पूरी की पूरी जो ये पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में दादी के पोर्ट्रेट को बनाया गया है। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, स्टेशन पे भी दादी के लिप्स प्रार्थना में ही हिलते रहे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, पूरे समय उसका दिमाग भी ईश्वर के भजन में ही खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दादी की जो उंगलियां थी वो भी अपनी रोजरी के बीट्स को के द्वारा ईश्वर के भजन में लगी हुई थी। देखो यहाँ पर आया है टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। टेल का मतलब कहना होता है। अब रोजरी यानी माला के मोतियों को तो नहीं कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब यही है कि जो दादी थी वो शी कीप्स चैंटिंग द गॉड्स प्रेयर्स, कि वो लगातार भगवान की प्रेयर को चैंटिंग यानी उनको बुदबुदाना, लगातार बोलना जारी रखी। तो इसलिए आया टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, खामोशी से वो आगे बढ़ी और उन्होंने मेरे फोरहेड यानी माथे पर किस किया, थपकी ली। एंड वेन आई लेफ्ट I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. जब मैं वहाँ से रवाना हुआ तो मैंने, जो दादी ने मेरे फोरहेड पर चुम्मी ली थी, उसका एक नमी का निशान, मॉइस्ट यानी नमी, और इम्प्रिंट यानी इम्प्रेशन, निशान आ गया। तो मैंने उसको चेरिश यानी संजो कर रखा, ये समझकर कि शायद ये दादी ने मुझे आखिरी बार फिजिकल कांटेक्ट यानी आखिरी बार मुझे छुआ है। इस पैराग्राफ में हमने कुछ वर्ड्स भी पढ़े। सबसे पहले स्पैरो। स्पैरो एक बर्ड है, आपको लग रहा होगा पता नहीं कैसी होती है स्पैरो। चित्र में देखिए, ये तो हमारी घर में आने वाली गौरैया है जिसको स्पैरो कहा जाता है इंग्लिश में। और जब ये कलेक्टिवली यानी बहुत ज़्यादा होती हैं समूह में तो इसको कहा जाता है फ्लॉक, यानी फ्लॉक ऑफ स्पैरोज, चिड़ियों का झुंड। एक और वर्ड आया कि ग्रैंड मदर अपना खाली समय में स्पिनिंग व्हील चलाया करती थी। स्पिनिंग व्हील यानी चरखा। चित्र में देखिए, हमारे प्यारे बापू राष्ट्रपिता गांधी जी भी चरखा चलाया करते थे, तो इस चरखे को कहा जाता है स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसा यंत्र होता है जिससे कि कपास या सूत से धागा बनाया जाता है, स्पिन करके उसको गोल घुमाकर, इसलिए इसे कहते हैं स्पिनिंग व्हील। एक और वर्ड आया बैडलम। बैडलम अ प्लेस, सीन और स्टेट ऑफ अपरोर एंड कन्फ्यूज़न। ऐसी जगह या ऐसा सीन या ऐसी स्थिति जब बहुत तेज तेज शोर हो रहा हो या टोटली कन्फ्यूज़न हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। एनी सिचुएशन ऑफ कन्फ्यूज़न फुल ऑफ नॉइज़। ऐसी कोई स्थिति जहाँ पर कन्फ्यूज़न हो, बहुत शोरगुल हो, जैसे मैच शुरू होने के पहले चारों तरफ बहुत तेज़ तेज़ शोरगुल होता है, किसी को किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती है, तो इस तरह की कंडीशन को कहा जाता है बैडलम। और अब पढ़ते हैं कि ऑथर जब अब्रॉड यानी विदेश से लौट कर आए तो घर में क्या हुआ। But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station.
पहले मैंने सोचा था कि शायद दादी मुझे 5 साल बाद नहीं मिलेगी, बट दैट वॉज नॉट सो। ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद में, आई केम बैक होम, मैं फिर से घर आया। और स्टेशन पर, एट द स्टेशन, एट प्रीपोजिशन है, फिक्स पॉइंट या फिक्स प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है, एट द स्टेशन। ग्रैंड मदर मुझे स्टेशन पर मिली। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। 5 साल पहले से और 5 साल बाद में एक दिन भी उनकी उम्र में ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, ऐसा लगता था। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। लेकिन दादी के पास अभी भी बोलने का समय नहीं था। While she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. जब दादी ने मुझे अपने बाहों में लिया तो मैं सुन रहा था कि किस तरह से वो अभी भी भगवान के भजन ही गा रही हैं। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे आने के, अराइवल यानी आना, पहुँचना, उसके पहले दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज। दादी का जो सबसे खुशनुमा जो आधा घंटा उस दिन भी, जिस दिन मैं 5 साल के बाद आया, वो भी चिड़ियों के साथ ही था। होम शी फेड लॉन्गर, जिनको कि दादी ने और दिन की कंपैरिजन में, तुलना में ज़्यादा देर तक रोटी के टुकड़े खिलाए। एंड विथ फ्रिवलस रिब्यूक्स, फ्रिवलस यानी नॉट सीरियस, हल्की फुल्की, रिब्यूक्स का मतलब फटकार, झिड़की, जो प्यार से डांटना जिसको कहते हैं। तो दादी ने बड़ी ही फ्रिवलस रिब्यूक्स, इनसिग्निफिकेंट, जिनका कोई मतलब नहीं होता, हल्की फुल्की उनको फटकार लगाती और रोटी के टुकड़े खिलाती रहीं। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम को दादी में एक चेंज आया। सेंटेंस स्ट्रक्चर आप देखें, सिंपल पास्ट चल रहा है, यानी आप पास्ट की इवेंट को कितनी सिंपली और कितना इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये आप इस लेसन से सीख सकते हैं। शी डिड नॉट प्रे, दादी ने कोई प्रेयर नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, दादी ने नेबरहुड यानी आस पड़ोस की लेडीज़ को, महिलाओं को कलेक्ट यानी इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ड्रम यानी ढोलक ले आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। और अगले पैराग्राफ में हम लोग अब पढ़ेंगे ग्रैंड मदर्स डेथ। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, सेवरल यानी अनेक। शी थम्ड, शी ग्रैंड मदर के लिए आया है, थम्प यानी बजाना। तो दादी ने कई घंटे तक वो जो ड्रम उठा के लाई थी, इसके पहले हमने पढ़ा, तो उसको बजाया। द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम, जो वो ड्रम था वो डिलापिडेटेड था, यानी वो कैसा था, ओल्ड यानी पुराना भी हो गया था और घिसा पिटा भी। और उसकी स्किन यानी जहाँ पर उसको थाप दी जाती है, वो सैगिंग यानी लूज हो गई थी। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और दादी ने युद्ध से लौटने के बाद में जो योद्धा जब घर आते हैं तो जो गीत गाए जाते हैं वो गाना शुरू कर दिया। वी हैड टू परजुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हम लोगों को दादी को गाना गाने से परजुएड, मना करना पड़ा, मनाना पड़ा, उनको रोकना पड़ा, क्योंकि ऐसा करने से उनको ओवर स्ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती। That was the first time since I had known her that she did not pray. ये पहला मौका था जब मैंने देखा कि दादी ने प्रेयर नहीं की। कौन सा पहला मौका था जब दादी ने प्रेयर नहीं की थी? When the author came back from abroad, और दादी ने गाना गाना शुरू किया, जो कि योद्धा के, विजेता योद्धाओं के घर लौटने पर गाया जाता है। इस मौके पर दादी ने she omitted her prayer. The next morning she was taken ill. अगले दिन दादी बीमार पड़ गई। It was a mild fever. Mild यानी हल्का फुल्का, ये एक हल्का फुल्का बुखार था। And the doctor told us that it would go. और डॉक्टर्स ने कहा कि ये ठीक हो जाएगा। But my grandmother thought differently. लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने इसको अलग तरीके से, डिफरेंट वे में सोचा। She told us that her end was near.
मेरी ग्रैंड मदर ने कहा कि अब उनका एंड यानी अंत समय आ गया है. शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted टू प्रे. ग्रैंड मदर ने कहा कि उनके जीवन का लास्ट चैप्टर, अंतिम अध्याय, बिल्कुल कुछ ही घंटों में आने वाला है और उन्होंने इस समय अपनी प्रेयर्स को ओमिट यानी छोड़ दिया है. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. लेकिन अब वो हमसे बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करने वाली हैं. वी प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट यानी विरोध करना, हमने विरोध किया. बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, इग्नोर्ड यानी उपेक्षा कर देना. पर दादी ने हमारे विरोध का कोई ध्यान नहीं दिया. किस चीज़ का प्रोटेस्ट किया? कि दादी ये सोच रही हैं कि उनका एंड वॉज नियर, उनका अंत निकट है और वो हमसे अब बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करेंगी. तो इस बात के लिए ऑथर और उनके पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स. दादी अपने बेड में, अपने बिस्तर में पीसफुली यानी बिल्कुल शांतिपूर्वक लेटी रहीं और अपनी रोज़री यानी अपनी जो माला थी उस पर भगवान का स्मरण करती रहीं. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग. इसके पहले कि हम कुछ सस्पेक्ट यानी कोई डाउट होता, कोई संदेह होता, उनके लिप्स यानी उनके होठों ने हिलना बंद कर दिया. एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. और जो वो रोजरी थी, जो वो माला थी, वो उनकी लाइफलेस यानी निर्जीव फिंगर्स यानी उंगलियों से गिर गई. अ पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस. दादी के चेहरे पर एक एक तरह का बिल्कुल शांत और पीलापन छा गया. पेलर यानी येलोइश, पीलापन. एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड. और हम लोग समझ गए कि दादी की मृत्यु हो चुकी है. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड. हम लोगों ने दादी को बिस्तर से उठाया. एज इज़ कस्टमरी, जो कि एक रिचुअल है, एक रिवाज है. लेड हर ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर लिटा दिया. कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड. और दादी को एक लाल श्राउड यानी कफन, ऐसा कपड़ा जिससे कि मृत व्यक्ति को ढका जाता है, उससे ढक दिया. आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मूर्निंग, मूर्निंग यानी शोक, दुख, कई घंटों के शोक और दुख के बाद में वी लेफ्ट हर अलोन. हम लोगों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया. टू मेक अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स यानी व्यवस्था करने के लिए. फॉर हर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, फॉर हर फ्यूनरल, सॉरी, उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड. शाम के समय हम लोग दादी के कमरे में गए, एक क्रूड यानी एक रफ स्ट्रेचर, जिसको अर्थी कहते हैं, वो लेकर, ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके. द सन वॉज सेटिंग, सूर्यास्त हो रहा था. एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. और जैसे सनसेट के समय एक गोल्डन चमकीली ब्लेज यानी बहुत ज़्यादा चमकीली जो लाइट फैल जाती है, तो उससे उनके कमरे में वो लाइट फैल गई. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड. हम लोग आधे आंगन की दूरी हमने पास की, दूरी पर निकले. ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. पूरे बरांडे में, ऑल ओवर यानी पूरे बरांडे में, एंड इन हर रूम उनके कमरे में, एंड राइट अप टू वेयर और वहाँ तक जहाँ पर कि वो लेटी हुई थी और उनको रैप किया हुआ था, यानी उनको लाल कपड़े में लपेटा हुआ था. हजारों चिड़िया फर्श पर तितर बितर स्कैटर यानी बिखरी हुई थी. देयर वॉज नो चर्पिंग, लेकिन अब कोई भी चिड़िया चर्पिंग यानी चहचहा नहीं रही थी. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फैच सम ब्रेड फॉर देम. हम लोगों को बड़ा दुख हुआ. मेरी माँ जल्दी से गई और कुछ रोटी चिड़ियों के लिए लाई. शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स, क्रम यानी टुकड़े. मेरी माँ ने छोटे छोटे टुकड़ों में रोटी डाल दी. द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू दैम, ठीक उसी तरीके से जैसे कि ग्रैंड मदर किया करती थी. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन इस बार
जो वो स्पैरोज थी, जो चिड़िया थी, उन्होंने उस रोटी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, कॉप यानी डेड बॉडी, जब हम लोग हमारी माँ दादी के मृत शरीर को ले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो भी चुपचाप खामोशी के साथ उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगले दिन स्वीपर ने वो रोटी के टुकड़े उनको स्वेप यानी उनको झाड़ कर डस्टबिन में डाल दिया। और अब हम समझते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि इस लेसन से बार बार पूछे जाते हैं। द फर्स्ट वन इज द 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। वो 3 रास्ते या वो 3 तरीके जिनको कि ऑथर की ग्रैंड मदर यानी दादी ने अपना समय को, अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए चुना जब वो बड़े हो गए। द फर्स्ट वन इज शी एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस। सबसे पहला तो ग्रैंड मदर ने अपने एकांत को, अपने सेक्लूजन को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। सेकेंड, शी स्पेंट हर टाइम इन रिसाइटिंग प्रेयर्स। वो अपना समय ईश्वर के प्रेयर्स, भजन को रिसाइट करने यानी उनको गुनगुनाने में व्यतीत करने लगी। द थर्ड इज शी फेड द बर्ड्स, शी फेड द स्पैरोज। और वो जो सबसे अच्छा समय दिन का होता था, हाफ एन आवर, आधा घंटे का, उस समय वो स्पैरोज को रोटी के टुकड़े खिलाकर अपना समय स्पेंड किया करती थी। तो दीज वर द 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। एक और क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि जब ग्रैंड मदर और राइटर सिटी में शिफ्ट हुए तो ग्रैंड मदर राइटर की एजुकेशन से डिस्टर्ब क्यों थी, परेशान क्यों थी? तो उनका आंसर समझते हैं। रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू सिटी स्कूल। वो कारण जिनसे कि ग्रैंड मदर डिस्टर्ब थी वो क्या थे? फर्स्ट, शी डिड नॉट लाइक सब्जेक्ट लाइक साइंस और इंग्लिश। एक तो उन्हें साइंस और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट पसंद नहीं थे। सेकेंड, देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। और अब जो नया स्कूल था वहाँ पर गॉड और जो होली रिलीजियस बुक्स रहती थी उनके बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती थी। द थर्ड वन इज शी डिड नॉट लाइक म्यूज़िक, उसे म्यूज़िक पसंद नहीं था। शी थॉट इट वॉज नॉट मीन्ट फॉर जेंटल पीपल, कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए संगीत नहीं है, जबकि राइटर के नए स्कूल में संगीत सिखाया जाता था। 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर। पूरा लेसन को, पूरे जो राइटर ने लेसन में लिखा है उससे ये समझ में आया कि राइटर और ग्रैंड मदर की रिलेशनशिप में 3 फेजेस थी। फर्स्ट, व्हेन ही लिव्ड इन द विलेज, रिलेशनशिप वाज फुल ऑफ लव, केयर एंड इमोशन। जब वो दोनों गांव में रहते थे तो उनका रिश्ता बहुत प्यार भरा, एक दूसरे की परवाह करने वाला और बहुत ही भावुक था। सेकेंड, इन द सिटी, जब वो शहर में आए, शेयर सेम रूम बट इंटरेक्टेड लेस। उन्होंने सेम रूम, एक ही कमरे में दोनों रहते थे लेकिन बातचीत, इंटरेक्शन बहुत कम हो गया था। थर्ड, ही वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब राइटर यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में पढ़ने गए, देयर इंटरेक्शन स्टॉप्ड, तो उनका जो वार्तालाप था, आपसी बातचीत थी, वो भी ख़त्म हो गई। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये लेसन पढ़ा, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। आप इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो मैंने पढ़ाते समय आपको बताए, आप उनको नोट कर लें। और जो ग्रामर के प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पूरे लेसन में यूज़ किया गया है, तो ये टेंस भी मेरे वीडियो चैनल पे उपलब्ध हैं। आप उनको बहुत अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। और क्वेश्चन आंसर्स भी काफ़ी सारे तो मैंने आपको पढ़ाते समय बता दिए हैं, आप उनको याद करें और अपनी आंसर कॉपी में लिखें।